इस पल जब हम ये डीप ड्राइव शुरू कर रहे हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर एक बेहद खामोश लेकिन बहुत भयानक युद्ध चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, लाखों सूक्ष्म दुश्मन जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस या फंगस, ये लगातार हमारी कोशिकाओं पर हमला कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि किले के दीवारें तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन बाहर से देखने पर हमें बुखार तक नहीं है, मतलब हम आराम से बैठे हैं। सही कहा। और वो इसलिए क्योंकि हमारा शरीर एक बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम चला रहा है, जिसके बारे में हम तब तक नहीं सोचते जब तक वो फेल ना हो जाए। एग्जैक्टली। और आज के इस डीप डाइव में हमारे पास मेडिकल साइंस, इम्यूनोलॉजी और ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़े रिसर्च नोट्स का एक पूरा स्टैक है। हमारा मिशन बस एक है, ये डिकोड करना कि असल में स्वस्थ होने का मतलब क्या है और ये जो हमारी खामोश सुरक्षा प्रणाली है, ये काम कैसे करती है। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि स्वास्थ्य को लेकर इंसान की समझ हमेशा से इतनी वैज्ञानिक नहीं थी। मतलब अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो हिप्पोक्रेट्स के समय में या प्राचीन आयुर्वेद में स्वास्थ्य को गुड ह्यूमर के संतुलन के रूप में देखा जाता था। गुड ह्यूमर मतलब हंसना मजाक करना वाला ह्यूमर? नहीं, यहाँ ह्यूमर का मतलब शरीर के तरल पदार्थों से है। उस वक्त की एक बहुत ही प्रसिद्ध मान्यता ब्लैक बाइल की थी। मतलब ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति के शरीर में ये ब्लैक बाइल नाम का तरल पदार्थ ज्यादा होता है, उसका शरीर हमेशा गर्म रहता है। अच्छा। हाँ, और उसी वजह से उसे बुखार आता है। यानी सारी थ्योरी सिर्फ शरीर के इन फ्लूइड्स के इर्द गिर्द घूमती थी। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे हम मान लें कि किसी व्यक्ति को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने सुबह नाश्ते में कुछ तीखा खा लिया था। सारा दोष सिर्फ शरीर के किसी एक फ्लूइड पर डाल देना काफी अजीब लगता है। बिल्कुल अजीब है। लेकिन फिर इतिहास में विलियम हार्वे की एंट्री होती है, जिन्होंने इस पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया। विलियम हार्वे, उन्होंने क्या किया था? उनका काम विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। उन्होंने थर्मोमीटर का उपयोग करके ये साबित किया कि जिन लोगों को ब्लैक बाइल वाला माना जाता था ना, उनके शरीर का तापमान भी बिल्कुल सामान्य हो सकता है। हो, मतलब कोई एक्स्ट्रा गर्मी नहीं होती है। एग्जैक्टली, कोई एक्स्ट्रा गर्मी नहीं। इसी एक एक्सपेरिमेंट ने सदियों पुरानी वो जो गुड ह्यूमर वाली धारणा थी, उसकी जड़ें काट दी। आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो हमें बताता है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। तो फिर क्या है? हमारा तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल सिस्टम और हमारा अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलकर हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। आनुवंशिक विकार, बाहरी संक्रमण और हमारी जीवन शैली, ये सब एक साथ मिलकर तय करते हैं कि हम संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी से समझूं तो हम अक्सर स्वास्थ्य को सिर्फ बीमार न पड़ने से जोड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सोचे कि जब तक गाड़ी का इंजन पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता तब तक गाड़ी एकदम ठीक है। हाँ, बहुत सही तुलना है ना? भले ही अंदर से स्पार्क प्लग खराब हो रहे हो, इंजन ऑयल खत्म हो गया हो या ब्रेक घिल गए हो, जब तक गाड़ी बीच सड़क पर धुआं नहीं छोड़ती, हम उसे स्वस्थ मानकर चलाते रहते हैं। बिल्कुल। और इस गाड़ी के खराब होने के पीछे जो सबसे बड़े कारण होते हैं, वे अक्सर बाहरी संक्रमण या इन्फेक्शन होते हैं। ये सीधे तौर पर शरीर की कार्यप्रणाली में बाधा डालते हैं। जैसे कि अगर हम उन बीमारियों की बात करें जो हमारे सबसे अहम सिस्टम यानी श्वसन और पाचन तंत्र पर सीधे फ्रंट लाइन हमला करती हैं, तो टाइफाइड एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। टाइफाइड तो बहुत कॉमन है, ये फैलता कैसे है? देखिए, टाइफाइड कोई हवा से फैलने वाला इन्फेक्शन नहीं है। ये सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है, जो दूषित भोजन और पानी के रास्ते सीधे हमारे पाचन तंत्र में यानी हमारी आंतों में प्रवेश कर जाता है। मतलब ये दुश्मन हवा से उड़ने की बजाय हमारे खाने में छिपकर सीधे किले के अंदर घुस आता है। और एक बार अंदर पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया करता क्या है? ये आंतों की दीवारों पर चिपककर अपनी संख्या तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है। इसके लक्षणों में 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का लगातार तेज बुखार, कमजोरी और पेट दर्द शामिल है। बाप रे, 40 डिग्री तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि बैक्टीरिया आंतों की अंदरूनी परत को खाने लगता है। अगर इसे रोका ना जाए तो गंभीर मामलों में ये आंतों में छेद तक कर देता है। वेट, सच में? आंतों में छेद? जी हाँ, जिसे मेडिकल भाषा में परफोरेशन कहते हैं। इससे शरीर के अंदरूनी हिस्से में खून और इन्फेक्शन फैलने लगता है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसे पकड़ने के लिए विज्ञान विडाल टेस्ट का इस्तेमाल करता है। अच्छा, विडाल टेस्ट? हाँ, जो खून में इस बैक्टीरिया के खिलाफ बन रहे एंटीबॉडीज को पहचान कर टाइफाइड की पुष्टि करता है।
आंतों में छेद कर देना, मतलब ये तो ऐसा है जैसे दुश्मन ने सिर्फ किले में घुसपैठ नहीं की, बल्कि किले की बुनियाद को ही डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगर हम श्वसन तंत्र पर होने वाले हमलों की बात करें तो मुझे अक्सर ये उलझन होती है कि लोग तेज बुखार और खांसी वाले गंभीर निमोनिया को सिर्फ एक भारी सर्दी जुकाम समझने की गलती कर बैठते हैं। निमोनिया और जुकाम के काम करने के तरीके में क्या बुनियादी फर्क है? ये अंतर समझना वाकई जीवन रक्षक हो सकता है। निमोनिया मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये सिर्फ गले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे फेफड़ों की गहराई में उतर जाता है। फेफड़ों के अंदर? हाँ, हमारे फेफड़ों के अंदर हवा की छोटी छोटी गुब्बारे जैसी थैलियां होती हैं, जिन्हें कूपिकाएं या एल्वियोली कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन हमारे खून में जाती है। निमोनिया का बैक्टीरिया इन थैलियों में सूजन पैदा करता है, जिससे उनमें पानी या तरल पदार्थ भर जाता है। ओह, तो इस वजह से ऑक्सीजन का खून में जाना ब्लॉक हो जाता है? एग्जैक्टली। और शरीर में ऑक्सीजन की भयंकर कमी होने लगती है। यही कारण है कि गंभीर स्थिति में मरीज के होंठ और नाखून ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ग्रे या नीले पड़ने लगते हैं। ये तो बहुत खतरनाक स्टेज है। और सामान्य जुकाम में क्या होता है? वहीं दूसरी तरफ सामान्य जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, वो राइनो वायरस से होता है। वो कभी फेफड़ों तक पहुंचता ही नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ ऊपरी हिस्से में रहता है। हाँ, ये केवल नाक और गले के रास्ते यानी ऊपरी श्वसन मार्ग को ही संक्रमित करता है। ये 3 से 7 दिन तक रहता है और हमारा शरीर इसे अपने आप साफ कर देता है। मतलब निमोनिया और जुकाम में तो वही फर्क हो गया जो घर के मेन गेट पर हंगामा होने और किसी के सीधा आपके बेडरूम के अंदर घुसाने में है। राइनो वायरस जुकाम बनकर मेन गेट पर शोर मचा रहा है, जबकि निमोनिया का बैक्टीरिया सीधे फेफड़ों के बेडरूम में आकर बैठ गया है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। अब इन सीधे हमला करने वाले पैथोजेंस के अलावा ना कुछ और भी जटिल आक्रमणकारी होते हैं। हमारी त्वचा का बैरियर बहुत मजबूत होता है, इसलिए कुछ बीमारियों को खून तक पहुंचने के लिए एक कुरियर या वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर मतलब कोई वाहक? हाँ, और मलेरिया इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो मलेरिया का जो परजीवी है वो इंसान की मजबूत त्वचा को पार करने के लिए मच्छर को एक टैक्सी की तरह इस्तेमाल करता है। इसे बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं। जब एक संक्रमित मादा एनाफाइलीज मच्छर काटती है तो वो अपनी लार के साथ इंसान के खून में स्पोरोजोइड्स नाम के सूक्ष्म परजीवी छोड़ देती है। स्पोरोजोइड्स? फिर ये खून में जाके क्या करते हैं? खून में पहुंचते ही ये स्पोरोजोइड सीधे यकृत यानी लिवर की कोशिकाओं की ओर भागते हैं। वहां वे छुपकर अपनी संख्या कई गुना बढ़ा लेते हैं। मतलब वो लिवर को अपना बेस कैंप बना लेते हैं? बिल्कुल। और जब लिवर की कोशिकाएं भर जाती हैं तो वे फटती हैं और ये परजीवी बाहर निकलकर हमारी लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज पर हमला कर देते हैं। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता था कि मलेरिया में वो अजीब सी कंपी और रुक रुक कर तेज बुखार क्यों आता है? क्या इसका सीधा संबंध इन आरबीसीज के फटने से है? हाँ, यही असली कारण है। परजीवी आरबीसीज के अंदर भी तेजी से गुणा करते हैं और जब ये लाल रक्त कोशिकाएं एक साथ फटती हैं ना, तो उनके अंदर से हेमोजोइन नाम का एक जहरीला पदार्थ निकलता है। हेमोजोइन ये एक तरह का टॉक्सिन है? जी, ये विषैला पदार्थ जैसे ही खून में फैलता है, शरीर का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम गड़बड़ा जाता है, भयंकर कंपकपी छूटती है और तेज बुखार आता है। हर 48 से 72 घंटे में जब परजीवियों का नया जत्था कोशिकाओं को फाड़कर बाहर निकलता है, तब बुखार का नया दौरा पड़ता है। बाप रे, ये तो एक पूरी साइकिल है। और इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम की प्रजाति सबसे खतरनाक है, जो मैलिग्नेंट मलेरिया का कारण बनती है और जानलेवा साबित हो सकती है। इसे रोकने का एक बहुत प्रभावी और प्राकृतिक तरीका गैम्बूसिया नाम की मछली है। गैम्बूसिया मछली वो क्या करती है? इसे रुके हुए पानी में छोड़ने से ये मच्छर के लार्वा को ही खा जाती है। अरे वाह, जैविक हथियार! ये तो मच्छरों के खिलाफ एक तरह का प्राकृतिक काउंटर अटैक हो गया। लेकिन मच्छरों के अलावा घरेलू मक्खियां भी कुछ कम तबाही नहीं मचाती है ना? सही बात है। मक्खियां अमीबता जैसी बीमारी की मुख्य वाहक है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, जो बड़ी आंत में इन्फेक्शन करता है। तो मक्खियां इसे फैलाती कैसे हैं? मक्खियां संक्रमित मल से इस परजीवी को उठाकर हमारे खाने तक ले आती हैं, जिससे पेट में भयानक मरोड़ और मल में खून आने लगता है। इसके अलावा कुछ और भी परजीवी हैं जो शरीर के अंदरूनी रास्तों को ही ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं? जैसे? एस्केरिस नाम का गोल कृमि इतना बड़ा हो सकता है कि वो आंतों का पूरा मार्ग ही रोक देता है। आंतों का मार्ग ही रोक देना
ये तो शरीर के अंदर किसी हाईवे को ब्लॉक करने जैसा है। और हाईवे ब्लॉक करने की बात करें तो फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, उसका परिजीवी वुचेरेरिया हमारे लसिका तंत्र को ही ब्लॉक कर देता है। अच्छा, ये एलिफेंटियासिस जो होता है। हाँ, ये कृमि हमारी लसिका वाहिकाओं में घर बना लेता है और वहां पुरानी क्रॉनिक सूजन पैदा कर देता है। शरीर का जो तरल पदार्थ वापस लौटना चाहिए वो लौट नहीं पाता। सालों तक ये चलता रहता है, जिससे पैरों में भारी विकृति आ जाती है और पैर सूजकर हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं। मार्केटिंग पर सख्त आपत्ति है। हाँ, मार्केटिंग पर आपत्ति। क्यों? मतलब इसका नाम रिंग वर्म है, जो ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर कोई गोल गोल कीड़ा घूम रहा हो, लेकिन असल में इसका किसी वर्म या कीड़े से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो मेडिकल साइंस के सबसे बड़े नामकरण के घोटालों में से एक है। दाद असल में माइक्रोस्पोरम जैसे फंगस के कारण होता है, ये कोई कीड़ा नहीं है। वही तो ये फंगस आता कहाँ से है? ये फंगस त्वचा की नमी वाली परतों में पनपता है। ये आमतौर पर तौलिया, कंघी या संक्रमित व्यक्ति के कपड़े साझा करने से फैलता है। फंगस त्वचा के प्रोटीन को खाता है, जिससे वो लाल गोल रिंग जैसे निशान बन जाते हैं। इतने सारे आक्रमणकारी हैं, टाइफॉइड के बैक्टीरिया, मलेरिया के परजीवी, निमोनिया, हाथी पांव और दाद के फंगस। ये सब हर जगह मौजूद है, फिर भी इंसान की प्रजाति बची हुई है। मतलब हम रोज बीमार नहीं पड़ते। इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर का डिफेंस सिस्टम किसी एडवांस्ड मिलिट्री से कम नहीं है। बिल्कुल। जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा हमारे शरीर के दो मुख्य सुरक्षा घेरे हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा यानी वो जो हमें बचपन से मिलती है। हाँ, जो हमें जन्म से ही मिली हुई है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब ये दुश्मन की शक्ल में देखती है, जो भी बाहरी चीज दिखेगी उसे रोकने की कोशिश करेगी। इसके 4 स्तर होते हैं। पहला है शारीरिक रोध या फिजिकल बैरियर, जैसे हमारी स्किन। एग्जैक्टली। हमारी त्वचा एक अभेद्य दीवार की तरह है। इसके अलावा हमारे श्वसन और पाचन मार्ग की अंदरूनी दीवारों पर एक चिपचिपा श्लेष्म यानी म्यूकस का लेप होता है। ये धूल और रोगाणुओं को किसी गोंद की तरह चिपकाकर फंसा लेता है। और जो रोगाणु इस म्यूकस और त्वचा से बचकर शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, उनका क्या? उनके लिए दूसरा स्तर है कार्यकीय रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये शरीर के केमिकल वेपन्स हैं। पेट का एसिड इतना तेज होता है कि वो खाने के साथ आए ज्यादातर बैक्टीरिया को गलाकर खत्म कर देता है। और मुंह में भी कुछ होता है ना? हाँ, हमारी आंखों के आंसू और मुंह की लार में भी ऐसे एंजाइम होते हैं जो रोगाणुओं की बाहरी दीवार को तोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही शातिर दुश्मन पेट के एसिड से भी बच जाए और सीधे खून में पहुंच जाए, तब क्या होगा? खून में तो कोई एसिड नहीं है। क्या खून में कोई गश्ती टीम है जो इन्हें ढूंढकर मार सके? बिल्कुल है, और उसे हम कोशिकीय रोध या सेल्यूलर बैरियर कहते हैं। हमारे खून में खास तरह की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जैसे PMNL, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज। ये काम कैसे करती हैं? ये किसी वीडियो गेम के पैकमैन की तरह काम करते हैं। जैसे ही इन्हें कोई बाहरी बैक्टीरिया दिखता है, ये अपनी आकृति बदलकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पूरा निगल जाते हैं। वाह, सीधे निकल जाते हैं। हाँ, और अंदर ले जाकर ये खतरनाक एंजाइम्स छोड़ते हैं जो उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से पचाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। बैक्टीरिया को जिंदा निगल जाना, ये तो बहुत ही आक्रामक तरीका है। और वायरस के लिए मैंने इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ा है, जो साइटोकाइन रोध का हिस्सा है। इंटरफेरॉन शरीर का एक बहुत ही शानदार संचार सिस्टम है। जब कोई कोशिका किसी वायरस से संक्रमित हो जाती है, तो वो वायरस उस कोशिका पर कब्जा कर लेता है, लेकिन मरने से ठीक पहले वो कोशिका इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन छोड़ती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरफेरॉन बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं, केवल वायरस के खिलाफ काम करता है। ये इंटरफेरॉन तो बिल्कुल किसी जांबाज सैनिक के शहीद होने से पहले के सिग्नल की तरह है। वो कैसे? मतलब संक्रमित कोशिका को पता है कि वो तो अब मरने वाली है, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले वो एक केमिकल फ्लेयर हवा में छोड़ देती है। वो आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को अलर्ट कर देती है कि मुझ पर हमला हो चुका है, दुश्मन अंदर आ गया है, तुम लोग अपने दरवाजे बंद कर लो और एंटीवायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर दो। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उपमा है। एक कोशिका का बलिदान बाकी टिश्यू को बचा लेता है। और इस पूरे सिस्टम को मजबूत बनाता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू,
जिसे माल्ट या MALT कहते हैं। माल्ट का क्या काम है? हमारे शरीर के कुल लसीकाब ऊतक का 50% हिस्सा यही माल्ट होता है। यह हमारे श्वसन और पाचन मार्ग की लाइनों पर तैनात रहता है, जहां इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये तो हो गया जन्मजात या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। लेकिन अगर दुश्मन इस पूरी जन्मजात सेना को भी हरा दे, तब क्या होता है? तब उपार्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की स्पेशल फोर्सेस मैदान में आती हैं। ये प्रतिरक्षा हमारे जीवन काल में विकसित होती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी मेमोरी या स्मृति है, और ये रोगजनक विशिष्ट होती है। मतलब ये दुश्मन को याद रखती है? बिल्कुल। जब कोई नया वायरस पहली बार शरीर में आता है तो शरीर को उससे लड़ने का तरीका खोजने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन लड़ाई जीतने के बाद शरीर उस वायरस के खिलाफ हथियार का खाका यानी ब्लूप्रिंट याद रख लेता है। तो अगली बार अगर वही वायरस दोबारा आता है तो हमला इतना तेज और सटीक होता है कि वायरस को बीमारी फैलाने का मौका ही नहीं मिलता। और इन सटीक हथियारों को ही हम एंटीबॉडीज कहते हैं ना? जी हाँ। एंटीबॉडी की संरचना को विज्ञान में H2L2 मॉडल से समझाया जाता है। इसमें प्रोटीन की 2 भारी और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं जो डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती हैं। अगर इसे विजुअलाइज करना हो तो ये अंग्रेजी के Y अक्षर जैसा दिखता है। ये ऐसा है जैसे शरीर ने हर अलग वायरस के लिए खास तरह की हथकड़ी या ग्रैपलिंग हुक डिजाइन की हो, जो सिर्फ उसी वायरस के आकार में फिट बैठती है और उसे लॉक कर देती है। बिल्कुल सही। और ये एंटीबॉडी हम 2 तरीकों से हासिल कर सकते हैं, एक सक्रिय यानी एक्टिव और दूसरी निष्क्रिय यानी पैसिव। दोनों में क्या फर्क है? सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर खुद लड़कर एंटीबॉडी बनाता है, जैसे जब हमें वैक्सीन या टीका लगता है। ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। और पैसिव में? दूसरी तरफ निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर को बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है, जैसे नवजात शिशु को मां के पहले दूध यानी कोलोस्ट्रम से IgA नाम की एंटीबॉडी मिलती है, और जन्म से पहले प्लेसेंटा के जरिए IgG एंटीबॉडी मिलती है। बच्चा खुद इसे नहीं बना रहा है, उसे ही सुरक्षा कवच रेडीमेड मिल रहा है। अच्छा, इसी इम्यून सिस्टम के कुछ और रूप भी है ना? जैसे जब किसी इंसान को किसी और का अंग लगाया जाता है जी, तो शरीर उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि शरीर बहुत स्मार्ट है। वो अपने और पराये के बीच का फर्क जानता है। प्रत्यारोपण के दौरान शरीर का T लसीकाणु एक खास तरह का डिफेंस एक्टिवेट करता है, जिसे कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा या CMI कहते हैं। तो ये सिस्टम उस नए अंग को दुश्मन मान लेता है। हाँ, ये सिस्टम नए अंग को बाहरी दुश्मन मानकर उस पर हमला कर देता है। इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीजों को जीवन भर इम्यून सप्रेसेंट दवाइयां खानी पड़ती हैं। इसी तरह जब शरीर धूल या पराग जैसे हानि रहित कणों को गलती से खतरनाक मान लेता है तो हमें एलर्जी होती है। और एलर्जी के टाइम पे भी कोई एंटीबॉडी बनती है? हाँ, इस दौरान शरीर में IgE एंटीबॉडी की बाढ़ सी आ जाती है। सच में हमारी ये प्रतिरक्षा प्रणाली वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या होता है जब कोई दुश्मन सीधे इस डिफेंस सिस्टम के मुख्यालय पर ही हमला कर दे। मैं एड्स की बात कर रही हूँ। एड्स का वायरस यानी HIV इवोल्यूशन के सबसे खतरनाक प्रयोगों में से एक है। HIV एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका जीनोम आम कोशिकाओं की तरह DNA नहीं बल्कि RNA होता है। जब ये वायरस शरीर में आता है तो ये किसी सामान्य कोशिका पर हमला नहीं करता, ये सीधे मैक्रोफेज पर हमला करता है। वही मैक्रोफेज जो हमारे शरीर के रक्षक है और पैकमैन की तरह काम करते हैं। एग्जैक्टली। तो वायरस उस रक्षक के अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर जाकर वो करता क्या है? मैक्रोफेज के अंदर जाकर वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम की एक उल्टी प्रक्रिया चलाता है। आमतौर पर DNA से RNA बनता है, लेकिन ये वायरस अपने एंजाइम की मदद से अपने RNA को DNA में बदल देता है। ओह, और फिर उस नकली DNA को हमारी ही कोशिका के असली DNA के साथ जोड़ देता है। हमारी कोशिका को पता ही नहीं चलता कि उसका सिस्टम हैक हो चुका है। अब वो मैक्रोफेज जो शरीर का रक्षक था, वो HIV वायरस पैदा करने वाली एक वायरल फैक्ट्री बन जाता है। बाप रे, ये तो अंदर से सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक करना हो गया। और इसके बाद ये नए वायरस शरीर के हेल्पर T लसीकाणुओं पर हमला करते हैं, जो हमारी पूरी इम्यूनिटी के कमांडर होते हैं। जैसे जैसे हेल्पर T सेल्स मरते जाते हैं, शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से ढह जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर एक बहुत गहरी बात समझ आती है कि HIV वायरस असल में किसी इंसान की जान सीधे नहीं लेता,
वो कोई सीधा जहर नहीं छोड़ता। सही कहा। वो बस शरीर के किले के दरवाजे तोड़ देता है और सारे कमांडरों को बेहोश कर देता है। इसके बाद कोई भी मामूली सा बैक्टीरिया आता है और शरीर पर कब्जा कर लेता है। एकदम सटीक बात है। एड्स का मरीज HIV से नहीं मरता, वो माइकोबैक्टीरियम या टॉक्सोप्लाज्मा जैसे बहुत ही सामान्य संक्रमणों से हार जाता है, जिन्हें एक स्वस्थ शरीर बिना पलक झपकाए नष्ट कर सकता था। और इसका टेस्ट कौन सा होता है? इस वायरस को खून में पकड़ने के लिए जो नैदानिक परीक्षण किया जाता है उसे एलिजा टेस्ट कहते हैं। वायरस का हमला तो फिर भी बाहरी दुश्मन है, लेकिन कैंसर में क्या होता है? वहाँ तो कोई बाहरी हमलावर नहीं है। हमारी अपनी ही कोशिकाएं हमारे खिलाफ क्यों बगावत कर देती हैं? कैंसर असल में हमारी अपनी कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन का परिणाम है। हमारी सामान्य कोशिकाओं में एक बहुत ही जरूरी गुण होता है जिसे संपर्क निषेध या कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोशिकाएं बढ़ते बढ़ते आसपास की दूसरी कोशिकाओं से टकराती हैं तो वे अपनी वृद्धि रोक देती हैं। उन्हें पता होता है कि अब जगह नहीं है और बढ़ना बंद करना है। तो कैंसर कोशिकाओं में ये ब्रेक लगाने का सिस्टम फेल हो जाता है? बिल्कुल। कैंसर कोशिकाएं संपर्क निषेध का ये गुण खो देती हैं। वे बिना रुके अंधाधुंध विभाजित होती रहती हैं और एक गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। और ये ट्यूमर कितने तरह के होते हैं? ट्यूमर मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले हैं सौम्य ट्यूमर या बिनाइन ट्यूमर, जो अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं और आमतौर पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। और दूसरे होते हैं दुर्दम ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, आसपास की सामान्य कोशिकाओं का सारा पोषण और ऑक्सीजन छीन लेते हैं और उन्हें भूखा मार देते हैं। और मैंने सुना है कि कैंसर का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब वो शरीर में फैलने लगता है। हाँ, इसे मेटास्टैसिस कहते हैं। ये कैंसर का सबसे डरावना गुण है। इसमें ट्यूमर की कुछ कोशिकाएं टूटकर हमारे रक्त प्रवाह में शामिल हो जाती हैं। वे खून के साथ बहकर शरीर के किसी और हिस्से में पहुंचती हैं और जहां रुकती हैं वहां एक नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देती हैं। तो इससे ट्रिगर कौन करता है? इस प्रक्रिया को ट्रिगर करने वाले कारकों को कार्सिनोजेंस कहा जाता है, जैसे तंबाकू का धुआं, एक्स किरणें या सूर्य की हानिकारक UV किरणें। बाहर से आने वाले वायरस और शरीर के अंदर पैदा होने वाले कैंसर की हमने बात की, लेकिन इस पूरे डिफेंस कमांड सेंटर को हम कई बार खुद अपनी मर्जी से भी तबाह करते हैं। जिज्ञासा, तनाव या मजे के लिए जब हम नशीले पदार्थों और शराब का सेवन करते हैं तो वो भी एक तरह का इंटरनल सैबोटाज ही है। ये स्वास्थ्य का एक ऐसा पहलू है जहां हम अपने ही हाथों अपनी इम्यूनिटी और अंगों को नष्ट करते हैं। जब हम शरीर में भारी मात्रा में अल्कोहल डालते हैं तो हमारा लिवर उसे फिल्टर करते करते खुद क्षतिग्रस्त हो जाता है। मतलब वो खुद को ही डैमेज कर लेता है। हाँ, धीरे धीरे लिवर की कोशिकाएं कठोर हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं। इस स्थिति को लिवर सिरोसिस कहते हैं। वहीं अगर हम ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थों की बात करें तो वो हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सीधा वार करते हैं। वो दिमाग को कैसे इफेक्ट करते हैं? ये तंत्रिका तंत्र को भारी डिप्रेशन में डाल देते हैं, जिससे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और हृदय की कार्यप्रणाली में भारी बाधा आती है। इस पॉइंट पर एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, जब लोगों को पता होता है कि उनका शरीर बर्बाद हो रहा है तो वे अचानक नशा छोड़ क्यों नहीं देते? इसमें इतनी परेशानी क्यों आती है? क्योंकि नशा कोई सिर्फ एक आदत नहीं है, ये शरीर के पूरे केमिकल बैलेंस को बदल देता है। जब कोई व्यक्ति अचानक नशा छोड़ता है तो उसका शरीर विद्रोह कर देता है। इसे विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है? व्यक्ति को गंभीर बेचैनी होती है, भयंकर मतली आती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और बहुत पसीना आता है। शरीर उन बाहरी रसायनों का इतना आदी हो चुका होता है कि वो उनके बिना सामान्य रूप से काम करने से ही इनकार कर देता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने खुद को एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जेल में बंद कर लिया हो, ताला खुद लगाया हो और फिर चाबी समंदर में फेंक दी हो। दिमाग बाहर निकलना चाहता है लेकिन शरीर खुद ही उस आजादी का विरोध करने लगता है कि मुझे तो वो केमिकल चाहिए। एग्जैक्टली। इसीलिए बिना सही मेडिकल गाइडेंस के इस लत से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, अगर उसे एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ये साफ होता है कि सब कुछ एक ही बड़े सिस्टम का हिस्सा है। एक तरफ हमारे पास माल्ट जैसा सिस्टम है जो हमारी पहली रक्षा पंक्ति पर 50% लसीका भाव ऊतक के रूप में खड़ा है। हाँ,
और दूसरी तरफ वो खतरनाक दुश्मन है, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया, जिसे पकड़ने के लिए हमें विडाल टेस्ट करना पड़ता है। और इन सब के बीच खड़ा है हमारा विज्ञान और हमारी इम्यूनिटी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सक्रिय प्रतिरक्षा के सिद्धांत का इस्तेमाल करके ही विज्ञान ने टीकों का निर्माण किया। बिल्कुल, और इन्हीं वैक्सीन्स के दम पर हमने चेचक जैसी भयानक और जानलेवा बीमारी का इस दुनिया से पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया है। सही बात है। मतलब सामान्य जुकाम के थ्रोट इन्फेक्शन से लेकर निमोनिया के एल्वियोली में पानी भरने तक, या माँ के दूध से मिलने वाली IgA एंटीबॉडी से लेकर एलर्जी के दौरान बाढ़ की तरह आने वाली IgE एंटीबॉडी तक, ये पूरी कहानी साबित करती है कि मानव शरीर एक बेहद जटिल युद्ध क्षेत्र है। यहाँ हर सेकंड अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं और जीती जा रही हैं, और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हमारी ये खामोश सुरक्षा प्रणाली हमें जिंदा रखे हुए है। आज का ये डीप डाइव सच में आंखें खोलने वाला था, और जाने से पहले एक आखिरी विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमने देखा कि विज्ञान ने टीकों के जरिए चेचक को दुनिया से मिटा दिया, और हमने ये भी जाना कि हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाएं संपर्क निषेध का नियम बहुत अच्छे से जानती हैं कि उन्हें कब बढ़ना रोकना है। तो आगे क्या? तो क्या भविष्य में विज्ञान और एवोल्यूशन कभी उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां हम अपने शरीर को जेनेटिकली इतना स्मार्ट बना सकेंगे कि वो कैंसर की शुरुआती कोशिका को बनते ही डिलीट कर दे, या फिर HIV जैसे वायरस को हमारी कोशिकाओं को फैक्ट्री बनाने से पहले ही हमेशा के लिए लॉक कर दे? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ना? क्या हम एवोल्यूशन के अगले चरण में अपने शरीर के इस डिफेंस सिस्टम को इतना अपग्रेड कर पाएंगे कि हम इन बड़ी बीमारियों को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकें? ये विज्ञान का अगला बड़ा फ्रंटियर है जिस पर काम जारी है। इसी विचार के साथ आज का डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।